अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ से किस्सा शुरू करूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारे इस चैनल पर ये जितनी भी स्टोरीज या वाक़या आप सुनते हो ना, ये हम लोग अपनी तरफ से नहीं बनाते। ये वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो रियल में लोगों के साथ हुई है। तो जब ये सब किस्से हमारे सामने आते तो मैं वो सब विजुअलाइज करने लगता हूँ। हालांकि मैं उस टाइम पे उनके साथ वहाँ पर मौजूद नहीं रहता हूँ, बट मैं फील कर पाता हूँ कि वो लोग क्या महसूस कर रहे होंगे जब ये सारे इंसिडेंट्स उनके साथ हो रहे होंगे। आज का जो किस्सा है वो हर एक फैमिली को देखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इन सारी सिचुएशन से डील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो लोग खुद को उतना ही मजबूर समझते होंगे जितने आलिया और फहीम थे। तो वो क्या है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सब लोग आयतल कुर्सी पढ़ ले और जो मेरे हिंदू भाई बहन हैं वो गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, क्योंकि समटाइम्स वी आर नॉट अलोन। तो ये किस्सा हमारे साथ शेयर किया है मुमताज ने, जो कि मुंबई के चेंबूर में रहते हैं और ये सारा इंसिडेंट इनके रिलेटिव के साथ हुआ है। अब यहाँ पर मैं उनका ओरिजिनल नेम नहीं बता रहा हूँ, ना ही मैं एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा, क्योंकि कुछ ऑब्वियस रीजन है जो हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं इसको। तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था 2006 में, जब आलिया नाम की एक लड़की चेंबूर में अपने परिवार के साथ रहा करती थी और उस टाइम पे उस लड़की की मुलाकात फहीम से होती है। अब दोनों की दोस्ती होती है, दोस्ती कब इनकी प्यार में बदल जाती है खैर इनको अभी पता नहीं चलता है। अब इनके रिलेशन को लगभग 1.5 साल हुआ था, सब कुछ इनके रिश्ते में नॉर्मल था। तब एक दिन आलिया को पता चलता है कि जिसको वो प्यार करती है, जिसको वो इतना पसंद करती है, जिसके बिना वो एक पल भी अभी रह नहीं सकती है, वो ऑलरेडी शादीशुदा है। ये सुनकर कहीं ना कहीं आलिया का दिल टूट गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऑल ऑफ अ सडन, मतलब जिस चीज के वो सपने सजा रही थी आज वो सपना उसको धुलना सा लग रहा था। तब उसने फहीम से पूछी कि तुम शादीशुदा हो, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाया। तो फहीम शायद आलिया को बहुत पसंद करता था या शायद उसको बहुत प्यार करता था। तो फहीम ने भी बोला कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, लेकिन जब से मैंने मेरी बीवी से शादी की हो ऐसा एक पल भी नहीं था जो हम लोग एज अ हस्बैंड एंड वाइफ रहे हैं। मतलब मैं सिर्फ नाम के लिए शादी किया था, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ यकीन करो मैं बेहद तुमसे प्यार करता हूँ। अब फहीम की बातों में इतनी सच्चाई थी कि कहीं ना कहीं आलिया को लगा कि ये वाकई में मुझसे प्यार करता है। तभी लोग ने डिसाइड किए कि लोग इसी तरीके से मिलेंगे, लेकिन अब इस रिश्ते को लेकर ना ही आलिया अपने घर पे बताना चाहती थी, ना ही फहीम किसी को बताना चाहता था। खैर अब इनके रिलेशन को तकरीबन 6 साल हो गए थे। अब वो दिन आ गया जब फाइनली हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को बोलती कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, लेकिन वो ऑलरेडी मैरिड है। अब ये सुनकर आलिया के घर वाले, उसके भाई बहन सब नाराज हो जाते हैं कि एक तो तुमने पसंद किया, ऊपर से जिसको पसंद किया वो ऑलरेडी शादीशुदा है। तो उसके घर वाले सुनते ही रिश्ते से मना कर दिए और कुछ दिन तक वो अपनी बेटी से नाराज थे। लेकिन आलिया ने भी जिद थाम के रख ली थी कि नहीं मैं शादी करूंगी तो फहीम से ही करूंगी वरना नहीं करूंगी। तब पेरेंट्स से अपनी बेटी की जिद के आगे तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है तू शादी करना चाहती है ना, तो तू एक काम कर, तो बुला, हम लोग बात करते हो, तेरा उससे निकाह पढ़वा के दे देंगे। तब खैर अब फहीम उनके घर पे गया और बातचीत हुई, लेकिन यहाँ पर फहीम ने बोला कि मैं अपने घर वालों को बता नहीं सकता, क्योंकि जब वो लोग ये सुनेंगे तो लोग मुझसे बहुत नाराज होंगे और मैंने अपनी बीवी को भी अभी तक बताया नहीं कि मैं यहाँ पर किसी और से प्यार करता हूँ। तो एक पल के लिए तो आलिया के घर वाले अब नहीं मान रहे थे, लेकिन आलिया की जिद के आगे उन लोगों ने अपनी बेटी का निकाह फहीम से करवा दिए। अब निकाह करने के बाद फहीम मुंबई में रहने लगा, फहीम के जो फैमिली वाले थे वो गांव में कहीं पर रहते थे। तो अब इनकी शादी को 3 साल हो गए और इस दौरान इनको एक बेटी भी पैदा हो गई। तब फाइनली फहीम ने सोचा कि मैं अपनी मम्मी को और अपनी सिस्टर को बता देता हूँ कि मेरी यहाँ पर शादी हो गई, शादी हो के 3 साल हो गए और मेरी एक बेटी भी हो गई है। तो उसने खुशी खुशी अपने पेरेंट्स को फ़ोन लगाया कि अम्मी मेरी शादी हो गई थी 3 साल पहले और मुझे अभी एक बेटी भी हुई है। तो ये सुनकर उसके घर वाले बहुत गुस्सा किए और फ़ोन रख दिए। अब काफ़ी टाइम तक वो लोग का कोई रिस्पांस नहीं और यहाँ से फहीम ने भी कुछ जोर नहीं दिया। तो ये लोग अपनी लाइफ यहाँ पर मुंबई में नॉर्मली जी रहे थे जैसा वो इतने साल से चल रहा था। अब एक दिन फहीम के घर पे कॉल आता है उसकी अम्मी का कि बेटा मैं और तेरी बहन
मुंबई आना चाहते हैं, तेरे से भी मिल लेंगे और तेरी बीवी को भी देख लेंगे प्लस तेरी बच्ची को भी देख लेंगे। तो फ़हीम और आलिया खुश हो गए कि चलो फाइनली लगता है ये लोग हमको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये लोग आ रहे हैं। तो ये लोग ने यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली है। अब एक दिन फ़हीम की अम्मी और उसकी बहन इनके घर पर आ गए। अब आने के बाद ये लोग बहुत ही अच्छी तरह से एक दूसरे से मिले और बहुत ही खुश हुए एक दूसरे को देखकर। इनको ऐसा लगा कि जो नाराजगी थी इनके घर वालों की, वो नाराजगी दूर हो गई है। अब तकरीबन उनकी सास और ननंद 6 महीने इनके साथ मुंबई में रही। अब इस दौरान आलिया की दिक्कतें शुरू हो गई। कभी उसको सर में दर्द होने लगता, कभी उसके जिस्म में पूरा दर्द होने लगता, और वो लोग दवाई भी ले रहे लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। करीब 6 महीने तक फ़हीम के घर पे उसकी अम्मी और उसकी बहन रहे। जाने से पहले आलिया को उसकी सास ने बुलाया, बोले कि ये एक जोड़ा है जो फ़हीम के अब्बा ने मुझे दिए थे, फिक्र मत करो, ये पुराना नहीं नया ही है। ये पहला तोहफा था जो उसको उसके ससुराल से मिल रहा था। तो उसने तुरंत वो कपड़ा एक्सेप्ट कर ली और वो अंदर जाके कपड़े को पहन कर देख रही थी। तो जब उसने कमीज पहने तो कमीज जरूरत से ज्यादा लंबा था। तो उसने मिरर में देखी, उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं इसको कटवा कर पहन लूंगी। लेकिन जब उसने शलवार पहनी तो शलवार में एक बहुत ही बड़ा खड्डा था। तो वो देखकर उसको बहुत अजीब लगा। उसने अपनी सास को बोली कि अम्मी शलवार में ना बहुत बड़ा खड्डा है। तो उसकी सास ने बोली कि हो सकता है कि ये काफ़ी टाइम से बंद था, तो शायद किसी चूहे ने खा लिया होगा। एक काम कर बेटा, तू कपड़ा मुझे उतार के वापस दे दे, मैं तुझे कुछ दूसरा कपड़ा दे दूंगी। तो आलिया बोली कि नहीं अम्मी, आपने इतने प्यार से दिए, नहीं नहीं वापस मत लो। तो उसने बोली नहीं बेटा ये दे दे, मैं तुझे नया कपड़ा देती हूँ। तो खैर आलिया ने वो कपड़ा उसकी सास को वापस लौटा दी। उसकी सास ने भी सूटकेस में कपड़ा रख के अपनी बेटी को लेकर वो गाँव पे चले गए। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन हाँ बीच बीच में उसको सर दर्द होता था और बॉडी पेन होता था, लेकिन उसका तो वो साइड में इलाज चल रहा था। अब जो दिक्कतें थी वो और बढ़ने लगी, चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स्ट होने लगी। करीब में ही आलिया की अम्मी भी रहते थे। अब उसकी छोटी बच्ची थी तो बच्ची को कोई तो संभालेगा ना इस हालत में। तो वो अपनी अम्मी को अक्सर बीच बीच में बुला लेते थे कि मेरी बच्ची को देख लो। तो एक रात उसकी अम्मी उनके घर पर ही आए हुए थे और उनकी अम्मी और वो छोटी बच्ची अंदर के रूम में थे और हॉल में फ़हीम और आलिया बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। बस थोड़ी देर रूम में बात किए थे तब अचानक से आलिया जोर जोर से हंसने लगी। और वो जो हंस रही थी ना, वो कोई नॉर्मल कोई लड़की इस तरीके से नहीं हंसती है, बहुत ही अजीब सा हंस रही थी। फ़हीम देखा, वो उठ के फौरन खड़े हो गया और उसकी हंसी की आवाज़ ऐसी थी कि उसकी अम्मी जो अंदर के कमरे में थी वो भी बाहर आ गई। वो देख रही कि इनकी बेटी अजीब सा हंस रही है और ये लोग बोल रहे कि क्या हो गया बेटा क्या हो गया। तो कुछ नहीं बोल रही, वो एकदम पागलों की तरह हंसी आ रही है। अब वो जो लड़की हंस रही थी अब वो अजीब सा रोने लगी और जमीन पे हाथ पटकने लगी। ये दोनों खड़े रह के देख रहे कि ये इसको अचानक क्या हो गया। तब इसकी अम्मी बोले कि बेटा तेरे को ज्यादा तकलीफ हो रही है, तेरे को ज्यादा दर्द हो रहा है, एक काम करती हूँ मैं चाय लेके आ जाती हूँ, तू बैठ। तो वो एकदम शांत बैठी हुई और कोई रिएक्शन नहीं। तो फ़हीम को ऐसा लगा कि हो सकता है मेरी बीवी शायद कोई झपट में आ गई, क्योंकि वो हरकतें ही वैसा कर रही थी उस टाइम पे। उसने कोई सूर्य कैसे रिकॉर्ड किया हुआ था तो वो सूर्य उसने ऑन कर दिया। बस थोड़ा सा सूर्य शुरू हुई है तो अब आलिया की जो आवाज़ थी वो थोड़ी सी मर्दाना हो गई और उसने बोली कि बंद कर दे उसको। फ़हीम मुंह देख रहा आलिया का कि ये क्या कह रही है और वो बोल रही कि बंद कर दे इसको। उसने फ़ौरन रिकॉर्डिंग बंद कर दिया और उतने में उसकी अम्मी चाय लेकर आ गई। अब आलिया को उन्होंने चाय दिए तो आलिया चाय लेकर अजीब सा है ना कप को साफ कर रही है और ये लोग दोनों देख रहे कि ये क्या कर रही है हरकत। अजीब सा कप को साफ कर रही है और अब बोल रही कि मेरे कप में मिट्टी डाल के दी है तूने, मेरे कप में मिट्टी डाल के दी है। उसकी अम्मी बोले बेटा क्या बोल क्या रही है तू। वो बस इसी पागलों की तरह अजीब सी बातें करी। उसने चाय का कप भी फेंक दी और वो अंदर के कमरे में जाके बैठ गई। फ़हीम को कहीं ना कहीं लगा कि शायद मेरी बीवी कहीं झपट में आ गई है। अब उसने अगले ही दिन उनके घर के करीब कोई हजरत रहते थे तो उनको बुलाया, बोले कि मेरी बीवी कल रात को ना बहुत अजीब सी हरकतें कर रही थी, आप पानी दम करके दे दो, मैं अपनी बीवी को पिला दूंगा तो शायद कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे घबराहट हो रही है। तो उन्होंने बोले कि नहीं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पानी पड़ के दिया और फ़हीम ने आके अपनी बीवी को पिला दिए, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब चीज़ें और ख़राब हो गई। दिन रात बस वो इसी चीज़ में मुब्तला रहने लगे। उनकी बीवी मतलब अब वो नॉर्मल हो ही नहीं रही है। फ़हीम का एक दोस्त था इरफान, वो अजमेर शरीफ जा रहा था तो उसने फ़हीम को बोला कि देखो यार मैं अजमेर शरीफ जा रहा हूँ अपने परिवार को लेकर, वापसी आने के टाइम पे मैं गुजरात में ऊंजा शरीफ जो मीरा आता दरगाह है वहाँ से होकर आऊँगा। तो तुम्हारे घर में जो प्रॉब्लम चल रही है मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे परिवार को वहाँ पर लेके जाएंगे तो अगर कुछ हुआ तो वो उभर जाएगा, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा।
तो फ़हीम बोला कि हाँ यार बात तो तू सही बोल रहा है। तो फ़हीम ने अपनी बीवी को लेकर इरफान और उसकी फैमिली के साथ पहले अजमेर शरीफ गया, फिर अजमेर शरीफ से लोग रिटर्न में गुजरात के ऊंजा शरीफ दरगाह पे गए। अब ये जो दरगाह है यहाँ की बहुत मान्यता है। अगर जो लोग पोजेस रहते हैं या जिनके अंदर ऐसा लगता है कि कोई रूह है या वो कोई झपट में आ गए, तो उस दरगाह में जाने के बाद एक दादी माँ की चक्की है, वहाँ पे 7 चक्कर 11 चक्कर या 21 चक्कर अगर मारेंगे तो उसके अंदर अपने आप पता चल जाता है कि सामने वाला पोजेस है या नहीं। तो अब वो अपनी बीवी को लेकर ऊंजा शरीफ पहुंच गया और अपनी बीवी को बोला कि दादी माँ की जो चक्की है वहां पर राउंड मारो। आलिया ने 6 राउंड मारी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो फ़हीम को ऐसा लगा कि शायद मेरी बीवी पोजेस नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो अभी तक उभर जाता तो समझ में आता। तो उसको थोड़ा जान में जान आई। जैसे ही उसने 7वां राउंड कंप्लीट किए वो वहीं पर ठहर गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। इतनी जोर से हंस रही कि अब आजू बाजू वाले देखने लगे और वो चक्की के एकदम तेज तेज राउंड मारने लगी, पागलों की तरह हंस रही है और वो एकदम फास्ट भाग रही है। ये देखकर इरफान के घर वाले समझ गए कि ये अब हाजिरी भरने वाली है। उन्होंने इरफान को बोले कि बेटा पीछे हट जा और फ़हीम को भी बोल कि तू भी पीछे हट जा, क्योंकि इसकी बीवी अब हाजिरी भरने वाली है। और एग्जैक्ट वैसे ही हुआ। अब आलिया जो एकदम तेजी से भाग रही थी दादी की माँ की चक्की के आसपास, अब वो रुक गई और वो जोर जोर से रोने लगी और वो जमीन पर जोर जोर से हाथ पटक रही है। कभी वो चिल्ला रही है, कभी वो हाथ पटक रही है, कभी वो जमीन पे लौट रही है, कभी वो भाग रही है, कभी वो हंस रही है। मतलब ये सारी हरकतें वहां पे करने लगी। और फ़हीम उसको बोल रहा है कि तू कौन है, तू कौन है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही। वो तो पागलों की तरह हंस रही है, रो रही है, जमीन पे हाथ पटक रही है। इतनी जोर से हाथ पटक रही थी कि उसके हाथ की जो चूड़ियां थी वो भी टूट गई। आजू बाजू वाले जितने भी लोग थे सब उसको देख रहे थे। जब वो चिल्ला रही थी ना तो ऐसा मानो कि कोई दर्द से कर्रारता ना, बिल्कुल वैसी आवाज आ रही थी आलिया के जिस्म से। फ़हीम को देखा नहीं जा रहा था, ना ही इरफान की फैमिली को देखा जा रहा था। मतलब पूरी तरह से लोग शौक में आ गए थे। तब फ़हीम उसको बोला कि तू कौन है, तभी कुछ नहीं बोल रही है। फिर फ़हीम उसको बोला कि तू कौन है। फाइनली उसने बोली कि तू जानना चाहता है मैं कौन हूँ, तू जानना चाहता है मैं कौन हूँ। अगर मैं तुझे बता दूंगी तो तेरे पैरों तले जमीन हट जाएगी। फ़हीम बस उसे देखता रहा और वही टाइम पे आलिया जमीन पे गिरी और बेहोश हो गई। उस टाइम पे उसको पता नहीं चला कि इसके जिस्म में क्या है, लेकिन अब ये समझ गया था कि मेरी बीवी झपट में आ गई या कुछ तो है। अब जब उसने वहाँ के मुजावर और वहाँ के दरगाह के लोगों से बात किया तो उन्होंने इसको बोले कि 40 दिन के गैप में आपको ऊंजा शरीफ आना पड़ेगा और इसे हाजिरी पे बैठना पड़ेगा, तभी पता चलेगा इनके जिस्म में क्या है। 40 दिन के बाद ये लोग दोबारा से ऊंजा शरीफ के दरगाह पे गए, लेकिन इस बार आलिया के घर वाले भी उस दरगाह पे मौजूद थे। अब वही दादी माँ की चक्की के पास वो फिर से गई और बस उसने राउंड मारना स्टार्ट ही की थी कि अंदर जो रूह थी वो जो भी था वो फिर से उस पर हावी हो गई। ये फिर से तेजी से वो चक्की के चारों तरफ राउंड मारने लगी, अपने जोरों से हाथ पटकने लगी, जोर जोर से रोने लगी और जबान बाहर निकालने लगी और अजीब सा जमीन पर लोड़ने लगी, जैसे कि मानो कि सांप जबान निकालता है, बिल्कुल उसी तरह से जबान निकालने लगी। तब इस बार आलिया की अम्मी भी वहां पे मौजूद थे, तो उन्होंने बोले कि तू कौन है, तू कौन है। तब उसने बोली कि मैं एक काली नागिन हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम लोगों ने मुझे इतनी बेरहमी से मार दिए, मुझे मेरे जोड़े से अलग कर दिए, मुझे इतना तड़पा तड़पा के मारे तुम लोग ने। आखिर मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बुरा की थी जो तुम लोग ने मेरी आंखें फोड़े। मतलब अब वो सब बताने लगी जो उसके साथ हुआ था। अब जब वो जिस तरीके से बता रही थी तो आसपास के सब लोग सुनने लगे, सब हैरान हो गए कि ये क्या कर रही है। तो वहाँ के जो मुजावर होते हैं या जो भी वो सारी चीज़ें हैंडल करते हैं वो लोग वहाँ पर आ गए और जब उसको बैठक में बिठाया और पूछे कि तू कौन है, तो उसने बोली कि मैं नागिन हूँ, अपने जोड़े के साथ पिछले 100 सालों से रह रही थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे पकड़े, सुई से मेरी आंखों को फोड़े और मेरे पेट में इस लड़की के नाम की तावीज़ डालते थे और वो तावीज़ में उगल ना दूँ तो मेरा मुंह भी बांध के रखते थे और मुझे लोग बहुत परेशान करते थे, बहुत तकलीफ देते थे। मुझे रस्सी से पूरा बांध के रखे थे और बोरी में डाल के तांत्रिक के पास लेके गए और तंत्र मंत्र करते थे। ये लोग ने मुझे जिंदा दफना दिए। तो जब मैं अपने जोड़े के साथ नहीं रही तो मैं इसको भी इसके शौहर के साथ रहने नहीं दूंगी, मैं इसको अब इसी तरीके से परेशान करूँगी। तो वहाँ के मुजावर साहब ने बोले कि नहीं, तुझे इसके शरीर में नहीं तो इसके शरीर से जाना होगा। तो वो नागिन इतनी जिद्दी थी कि बोली कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। और जब वो कुछ ज़्यादा उस पर पढ़ाई करते थे तो वो तुरंत गायब हो जाती थी और आलिया बेहोश हो जाती थी। अब ये लोग हर 40 दिन के बाद ऊंजा शरीफ दरगाह जाते और हाजिरी पे बैठते और उस नागिन से
बात करते, लेकिन वो नागिन इतनी जिद्दी थी कि वो इसका शरीर छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं थी। वो एक ही चीज़ बोलती थी, या तो मैं इसके शरीर में रहूंगी या तो मुझे उनसे बदला चाहिए जिन लोगों ने मुझे इसके शरीर में डाले। तो जब इससे पूछे कि तेरे को इसके शरीर में कौन डाले, तो बताती है कि फ़हीम की माँ और उसकी बहन ने उस तांत्रिक की मदद से मुझे मार के इसके शरीर में डाल दिए, और अब मैं या तो उनको मार दूंगी या तो मैं इसके शरीर में हमेशा के लिए रहूंगी। फ़हीम ने बोला कि नहीं, हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बस तुम मेरी बीवी को छोड़ के चले जाओ, बाकी जो भी हमसे गलती है उसको माफ़ कर दो। नागिन इतनी जिद्दी थी कि वो आलिया को छोड़ ही नहीं रही थी। अब इस बात को तकरीबन 3 से 4 साल हो गए और इस बीच में इनको एक लड़का भी पैदा हो गया। अब जब ये लोग मुंजा शरीफ गए उस लड़के के पैदा होने के बाद, तो अब वो नागिन बोलती है तो अब तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये जो लड़का पैदा हुआ है ये इसका नहीं, ये मेरा बच्चा है। मैं इसके शरीर में थी जब उस लड़के ने जन्म लिया, तो वो लड़का मेरा है। मुजावर बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बच्चा तुम्हारा नहीं, ये आलिया और फ़हीम का है। तो बोलती नहीं, मानने को तैयार नहीं थी। पर उस पर बहुत सारी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की है कहीं ना कहीं वो नागिन पूरी कमज़ोर हो गई थी। आखिर में उंजा शरीफ के जो वो मुजावर थे उन्होंने बोले कि काम करते हैं, तुझे बाबा का मुरीद बना देते हैं और पास में जो कब्रिस्तान है वहाँ पे जो बच्चों की कब्र है उसकी देखभाल करने के लिए तुझे रख लेते हैं, लेकिन तुझे आलिया के शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो फाइनली वो नागिन मानी और वो बोली कि ठीक है, मैं आलिया के शरीर को छोड़ती हूँ। तब जाके वो नागिन मानी और उसने आलिया के शरीर को छोड़ी। जब सब ठीक हो गया तभी भी आलिया और फ़हीम को ऐसा लगता था कि वो नागिन बोलती थी कि ये बच्चा उनका है तो कभी ये वापस ना आ जाए, तो इसलिए ये लोग हमेशा उंजा शरीफ दरगाह जाते ही थे। अब एक दिन क्या हुआ, ये लोग ने बोले कि मुजावर साहब उस नागिन को फिर से हाजिरी में बुलाओ और हमको ये पता करना है कि वो वापस नहीं आएगी। तो उसको वापस से बैठक में बुलाया गया। वो नागिन आई तो उसको पूछे कि ये बच्चा तेरा है या आलिया का है। उसने बोली कि नहीं, ये बच्चा मेरा नहीं है, आलिया का ही है, और वैसे भी अब मुझे इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी आप लोगों ने दे दी तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं अब इनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहती, लेकिन हाँ, ना मैं इसके बच्चे को कभी छोड़ूंगी ना ही मैं इन लोगों को छोड़ूंगी। हालांकि मैं इनके पास कभी नहीं आऊँगी, लेकिन मेरी वजह से इनका कारोबार का है, जो भी इनका नुकसान हुआ है वो धीरे धीरे मैं सब कुछ सही कर दूंगी। और ऐसा हुआ भी। वो नागिन इनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आई, लेकिन जो इनकी लॉसेस हुए थे वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीज़ें इनकी सॉल्व हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वो जो कुछ साल थे इनकी ज़िंदगी के, जो उनकी सास और उनकी ननन की वजह से क्रिएट हुए थे, वो आज भी भुला नहीं पाए। हालांकि कहने को तो बहुत सारी बातें थी और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ लोगों के दर्द हम लोग ऐसा बयान नहीं कर सकते, वो बस वही लोग जानते हैं जिनके साथ ये सारी चीज़ें होती है। बस इस किस्से में इतना ही। और एक स्पेशल मैसेज है रिफत और हैदर के लिए, जो हमारे वीडियोस देखते हैं, जो हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं। तो उन दोनों को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि खुश रहो, हेल्दी रहो एंड डू योर बेस्ट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ पर आइए, हमें फॉलो कीजिए, DM कीजिए। मैं मिलूँगा किसी नेक्स्ट किस्से के साथ। टिल देन अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।